विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशंस। इससे पहले हम पढ़ेंगे प्रावस्थाओं में संतुलन। एक टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। प्रावस्थाओं में संतुलन क्या होता है। देखिए, पदार्थ जो है विभिन्न रूपों में पाया जाता है, उसे पदार्थ की प्रावस्थाएं कहते हैं। जिसे पदार्थ का विभिन्न रूपों में अस्तित्व पदार्थ की प्रावस्थाएं कहलाता है। सामान्यतः पदार्थ की 3 प्रावस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि उसके ताप दाब पर निर्भर करती हैं। प्रत्येक पदार्थ के लिए निश्चित ताप एवं दाब पर 2 या अधिक प्रावस्थाएं साम्यावस्था में रह सकती हैं। इन विभिन्न प्रावस्थाओं के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए हमने एक कर्व यहाँ पर शो किया है। वो है एक अक्ष पे हमने वाई अक्ष पे हमने दाब को लिया है, एक्स अक्ष पे हमने टेम्परेचर को लिया है। इस कर्व से 3 पॉइंट गुजरे हुए हैं, एक पॉइंट ए, बी और सी। पॉइंट ए, बी और सी। उससे पहले हम यहाँ पर देखना चाहते हैं जी, स्मॉल जी क्या शो करता है। स्मॉल जी शो करता है गिव्स फलन प्रति अणु। गिव्स फलन प्रति अणु। किसी भी एक अवस्था में हम मानते हैं कि टोटल जो अणु है वो n1 है, गिव्स फलन g1 है, इसलिए स्मॉल g1 इक्वल कैपिटल G1 अपॉन n1। साम्यावस्था में दोनों प्रावस्थाओं के सहअस्तित्व के लिए दोनों प्रावस्थाओं के गिव्स फलन प्रति अणु बराबर होने चाहिए। G1 इक्वल में G2, G1 इक्वल G2। प्रत्येक प्रावस्था साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम में दोनों प्रावस्थाओं के सहअस्तित्व के लिए दोनों प्रावस्थाओं के गिव्स फलन प्रति अणु बराबर होने चाहिए, अर्थात G1 इक्वल में G2, जिससे अणु के एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में स्थानांतरण के लिए G का मान अपरिवर्तित रहे। G का मान अपरिवर्तित रहे। जो कर्व हमारा है, ये जो कर्व है ये कहलाता है कर्व। फेज इक्विलिब्रियम कर्व कहलाता है। इस कर्व को क्या कहते हैं हम? प्रावस्था संतुलन वक्र कहते हैं। इस वक्र की यह विशेषता होती है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर दोनों प्रावस्थाओं का सहअस्तित्व होता है। यदि पदार्थ के ताप एवं दाब इस प्रकार हों कि G1 ग्रेटर देन G2, तो इस स्थिति में G का मान न्यूनतम तब होगा जब पूरा द्रव्यमान प्रावस्था 2 में स्थानांतरित हो जाए। टोटल द्रव्यमान प्रावस्था 2 में स्थानांतरित हो जाए। इस स्थिति में नई कंडीशन हमारे पास आती है, कैपिटल G इक्वल में Ng2। कैपिटल G इक्वल में Ng2 तथा प्रावस्था 2 स्थायी होगी। कौन सी कंडीशन में? जब G1 ग्रेटर देन G2 हो, या हम कह सकते हैं कि टोटल जो द्रव्यमान है वो प्रावस्था 2 में स्थानांतरित हो जाए। तो वहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि गिव्स फलन इक्वल Ng2। इसके विपरीत दूसरा हम देख सकते हैं, यदि G1 ग्रेटर देन G1 लेस देन G2, इस स्थिति में G का मान तब न्यून होगा जब पदार्थ का संपूर्ण द्रव्यमान प्रावस्था 1 में स्थानांतरित हो जाए, तथा इस कंडीशन के लिए G इक्वल Ng1 होगा। G इक्वल Ng1 तथा प्रावस्था 1 जो है वो स्टेबल हो जाएगी। आगे हम चलते हैं अब क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन। क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन पदार्थ के प्रावस्था संतुलन वक्र का अवकल गणितीय प्रारूप को व्यक्त करने वाला समीकरण क्लासियस कैलिब्रॉन समीकरण कहलाता है। इसे ज्ञात करने के लिए हम प्रावस्था संतुलन वक्र पर 2 बिंदु B व C पर विचार करते हैं। बिंदु B और C पर विचार करते हैं। माना बिंदु B व C पर दाब और ताप। दाब है यहाँ पर P, ताप है यहाँ पर T, तथा C बिंदु पर दाब और ताप क्रम से ये हो
तापो T प्लस डी टी, दाबो P प्लस डी पी। तो बिंदु B पर जो प्रति अणु गिब्स फलन है G1 TP इक्वल में क्या होगा G2 TP। बिंदु C पर क्या होगा G1 T प्लस डी टी P प्लस डी पी इक्वल G2 T प्लस डी टी P प्लस डी पी। परिवर्तन हो जाता है इसमें। यदि हम माने कि तापीय दाब में परिवर्तन से गिब्स फलनों में परिवर्तन हो जाता है DG1 एवं DG2, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि प्रति परिवर्तन हो जाए यहाँ पर DG1 और DG2, तो G1 डी टी प्लस G1 T प्लस डी टी P प्लस डी पी इक्वल में क्या होगा G1 प्लस DG1, G1 प्लस DG1, या हम इसे ऐसा कह सकते हैं G1 प्लस DG1। दूसरी जो इक्वेशन होगी वो होगी हमारी G2 T प्लस डी टी P प्लस डी पी इक्वल में G2 प्लस DG2। उपरोक्त रिलेशन से हम देखते हैं कि दोनों में जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स इक्वल हैं, G1 G2 के बराबर है, तो DG1 इक्वल क्या होगा DG2। DG1 इक्वल में DG2 इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा ये। चूंकि हम जानते हैं कि गिब्स फलन प्रति अणु को हम G से डिनोट करते हैं, कैपिटल G अपॉन N। G जो फलन है वो होता है F प्लस PV, F प्लस PV। F इक्वल होता है U माइनस टी एस या E माइनस टी एस। यहाँ हम इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं E प्लस पी वी आई डैश माइनस टी एस आई डैश। यहाँ पर E एनर्जी को शो करता है, P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, S एंट्रोपी और N है मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जहाँ प्रावस्था 1 के लिए I इक्वल 1 और प्रावस्था 2 के लिए I इक्वल 2 ले सकते हैं हम। Gi इक्वल क्या होगा ये, इन सभी टर्म्स को हम N से डिवाइड करते हैं। प्रति अणु जो टर्म्स हमारे पास नहीं आएंगी वो आएंगी EI प्लस PVI माइनस TSI। देखिए एप्सिलॉन I हमने किसको लिखा है EI अपॉन NI, VI डैश अपॉन NI को हमने क्या लिख दिया है VI, और SI डैश अपॉन NI को हमने SI लिखा है। क्योंकि यहाँ पर जो N अपॉन में है ये पृथक पृथक सभी टर्म्स के अपॉन में जाएगा, तो यहाँ पर हम इनको नया नाम दे रहे हैं एप्सिलॉन I, VI और SI। इक्वेशन जो 71 है इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के पश्चात हमारे पास ये आता है DEI प्लस PDVI प्लस VIDP माइनस SIDT और माइनस TDSI। चूँकि हम देखते हैं कि DQ थर्मोडाइनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से DQ इक्वल होता है U प्लस PdV, DQ प्लस DQ इक्वल U प्लस PdV। यहाँ पर DQ जो हीट है, हीट एंट्रोपी और टेम्परेचर की फॉर्म में होती है TDS। टेम्परेचर और एंट्रोपी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, या हीट टेम्परेचर और एंट्रोपी का मल्टीप्लिकेशन होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं DI प्लस PDVI, इसको हम TDS लिख दें, TDS से TDS कैंसिल हो जाएगा। जो दो टर्म्स हमारे पास बचेंगी होगी VIDP माइनस SIDT माइनस SIDT प्लस VIDP। इक्वेशन 70 क्या है हमारी इक्वेशन 70 है रिलेशन इन इक्विलिब्रियम स्टेट DG1 इक्वल DG2, DG1 इक्वल में DG2, यानी जो प्रावस्था 1 के लिए नोटेशन लागू होंगे वही प्रावस्था 2 के लिए भी लागू होंगे। इसी नोटेशन को हम दोनों प्रावस्थाओं के लिए लिख सकते हैं। I1 होगा तो पहली प्रावस्था के लिए, I2 होगा तो दूसरी प्रावस्था के लिए, से हम इक्वल फॉर्म में रख देते हैं।
सेम टर्म्स को हम एक तरफ कलेक्ट करते हैं, जैसे एस टर्म्स एक तरफ आ गई और वॉल्यूम वाली टर्म्स हैं एक तरफ आ गई हैं। S1 माइनस S2 डिवाइड V1 माइनस V2 और dP अपॉन dt। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dP अपॉन dt इक्वल डेल्टा S अपॉन डेल्टा V। एंट्रोपी में चेंज और वॉल्यूम में चेंज, एंट्रोपी में चेंज और वॉल्यूम में चेंज, इसे क्लासियस कैलिब्रॉन समीकरण कहते हैं। dP अपॉन dt इक्वल डेल्टा S अपॉन डेल्टा V से क्लासियस कैलिब्रॉन समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रावस्था संतुलन वक्र पर पदार्थ की दोनों प्रावस्थाएं सह अस्तित्व में हैं, अतः प्रावस्था परिवर्तन के समय ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, जिसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः प्रावस्था 1 से 2 में रूपांतरण से पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा प्रति मोल L12 हो तो प्रति मोल पदार्थ की एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा, NS2 माइनस S1 इक्वल dQ12 1 से 2 में रूपांतरण बाय T। ये एंट्रोपी की डेफिनेशन से लिया गया है, हीट बाय टेम्परेचर, और ये लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा है, इसलिए इसे L से डिनोट किया गया है। इक्वेशन 73 से हम देखते हैं dP अपॉन dt इक्वल डेल्टा S अपॉन डेल्टा V। dP अपॉन dt इक्वल डेल्टा S अपॉन डेल्टा V। इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर चलते हैं। डेल्टा S की जो वैल्यू है वो क्या है, L12 अपॉन NT, N जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवाइड में आ जाएगा, L12 अपॉन N V1 माइनस V2 इंटू T, या हम इसे लिख सकते हैं L12 अपॉन T डेल्टा V, जहाँ पर डेल्टा V क्या है, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N मल्टीप्लिकेशन V1 माइनस V2। गुप्त ऊष्मा के पदों में क्लासियस कैलिब्रॉन समीकरण कहलाती है। गुप्त ऊष्मा के पदों में क्लासियस कैलिब्रॉन समीकरण कहलाती है। 1 नंबर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये एग्जाम में, इस पे बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन। इसका यूज़ कहाँ होता है, क्लासियस कैलिब्रॉन समीकरण द्वारा पदार्थों के प्रावस्था परिवर्तन पर गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब के प्रभाव का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, जब प्रावस्था द्रव प्रावस्था से गैस में परिवर्तित होती है, कोई भी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में परिवर्तित होती है तो उसके आयतन में सदैव वृद्धि होती है, यानी डेल्टा V धनात्मक होता है। अतः क्लासियस कैलिब्रॉन समीकरण का दायां पक्ष L अपॉन T डेल्टा V धनात्मक प्राप्त होगा। dP अपॉन dt इक्वल में L12 अपॉन T डेल्टा V। जैसे हम कहते हैं कि आयतन में वृद्धि होती है, यानी डेल्टा V क्या होगा, धनात्मक होगा, तो इस पूरी इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है, दायां पक्ष जो है वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा, जिससे dP अपॉन dt भी धनात्मक ही रहता है। अर्थात दाब में वृद्धि करने पर ताप T में भी वृद्धि होती है, टेम्परेचर में भी वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में दाब में वृद्धि करने पर पदार्थ के क्वथनांक में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं गलनांक पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, पानी के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं ठोस से जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो उनके आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन पानी जो है, पानी भाप बन के उड़ जाता है तो पानी के आयतन में कमी होती है, जिस कारण डेल्टा V का मान धनात्मक प्राप्त होता है, जिससे dP अपॉन dt का मान सदैव धनात्मक रहता है। अर्थात दाब में वृद्धि करने पर पदार्थ के गलनांक में वृद्धि होती है। सभी पदार्थों के लिए ये लागू होता है, लेकिन पानी के लिए आयतन में कमी होती है। पानी के लिए डेल्टा V का मान ऋणात्मक प्राप्त होने के कारण दाब बढ़ाने पर गलनांक के मान में कमी प्राप्त होती है। ये क्लासियस कैलिब्रॉन समीकरण के अनुप्रयोग थे। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव,
एवं गलनांक पर दाब का प्रभाव। थैंक यू।